लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने बॉक्स मॉडल और स्पेसिंग प्रॉपर्टीज जैसे बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये सब पढ़ा था। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। आज चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे हम लोग लीनियर ग्रेडियंट देखेंगे यहाँ पर, कि लीनियर ग्रेडियंट कैसे अप्लाई किया जाता है। दूसरा, रेडियल ग्रेडियंट कैसे अप्लाई किया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। है छोटी सी माइनर सी चीज़ें, इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है, लेकिन आपको काम आएगी। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाई जाती है। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो फिर आप क्या करोगे। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं, जिससे हमारा काम जो है वो इजी होता है। ठीक है। अच्छा, चलते हैं यहाँ पर हम लोग अपने फोल्डर के अंदर, जहाँ पे हमने फोल्डर बनाया था। और यहाँ पर हम लोग ग्रेडियंट्स नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। यहाँ एक फाइल बना लेते हैं HTML की। ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर एक CSS की फाइल भी बना लेते हैं, जो कि आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस में अपनी रखना है। कि HTML के अंदर आए और HTML में आने के बाद आपने बॉयलर प्लेट लगाई, बॉयलर प्लेट लगाने के बाद आपने इसको लिंक कर देना है अपने CSS से। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और स्टाइल डॉट CSS। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक डिव बनाता हूँ। ठीक है। डिव बनाने के बाद इस डिव को मैं एक क्लास देता हूँ। मैंने कहा बॉक्स। क्या क्लास दे दी? बॉक्स। स्टाइल डॉट CSS में आया फर्ज, जो आपके पास चीज़ है। अब ये फर्ज हो गया आप पे, क्या आप यूनिवर्सल खोलोगे और मार्जिन पैडिंग क्या कर दोगे? जीरो कर दोगे। ठीक है। मार्जिन आपने क्या कर दिया? जीरो। और पैडिंग क्या कर दिया आपने? जीरो। ठीक है। और यहाँ पर आपने डॉट बॉक्स को टारगेट करके उसको एक हाइट दे देते हैं, ताकि हमें ये नज़र आए। हमने कहा हाइट दे दो आप जो है वो 300 पिक्सल, और विथ जो है वो 100% कर दो, यानी कि बॉडी के बराबर। 100%। देखो, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को विद 100% देता हूँ, तो उसका मतलब होता है उसका जो पेरेंट है उसकी जितनी विद है उसके बराबर, ना कि सिर्फ बॉडी के। अब बॉडी के इसलिए बोला क्योंकि बॉक्स जो है वो किसका चाइल्ड है? बॉडी का। तो बॉडी जो आपके पास जितनी विद ले रही होगी, बॉक्स भी कितनी लेगा? उतनी ही लेगा। अगर बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाओ, तो वो अंदर वाला बॉक्स अपने पेरेंट बॉक्स के हिसाब से विद लेगा, अगर 100% करोगे। बात समझ आई? तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। और अगर आपको ये नजर आए वो देखने के लिए आप इसको बैकग्राउंड कलर दे दो रेड। ठीक है। अपनी HTML फाइल को करते हैं रन। रन करने के बाद आपके पास यहाँ पर आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। है ना? ये आउटपुट आ गया। ठीक है। अब आपके पास एक तो हम लोगों ने जो कलर लगाई है सॉलिड कलर है। कौन सा कलर है? सॉलिड है, यानी सिंगल कलर है। अब आपने देखा होगा मल्टीपल कलर्स का कॉम्बिनेशन भी आता है, जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट दो होते हैं CSS के अंदर, वैसे भी मेरे ख्याल से दो ही होते हैं, लेकिन और भी शेप्स के ग्रेडियंट होते हैं, लेकिन आपके पास CSS में दो ही हैं। एक लीनियर है और एक रेडियल है। लीनियर यानी एक स्ट्रेट पाथ पे, रेडियल यानी सर्कुलर फॉर्म में। रेडियल यानी सर्कुलर फॉर्म में। अब यहाँ पर ग्रेडियंट लगाने के लिए सबसे पहले तो आपने इसको मिटा दिया। यहाँ आपके पास प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड की, नॉट बैकग्राउंड कलर। किसकी प्रॉपर्टी आती है? बैकग्राउंड की। इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन आता है लीनियर ग्रेडियंट का। किसका फंक्शन आता है? लीनियर ग्रेडियंट का। अब इसके अंदर आपने कलर कैसे देना है, सिंटेक्स लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसको कमेंट करते हैं। इसमें कलर आपने ऐसे देना है। इसके अंदर सबसे पहले जाती है डायरेक्शन। क्या जाती है? डायरेक्शन। फिर कॉमा। डायरेक्शन इज ऑप्शनल। डायरेक्शन इज, यहाँ मैंने लिख दिया ऑप्शन। फिर जाता है आपके पास कॉमा। कॉमा के बाद आपने कलर 1 देना है, कॉमा कलर 2, कॉमा कलर 3 एंड सो ऑन। ठीक है। आप जितने भी कलर देना चाहो आप इसके अंदर उतने कलर दे सकते हो। जरूरी नहीं है दो हो या तीन हो, आप 10 भी देना चाहो तो उसका भी कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। तो इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए अगर आप मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लगाऊं, देखो वो तो कमेंट किया हुआ है। ठीक है। वो तो नहीं चलेगा, तो यहाँ लीनियर ग्रेडियंट का मैंने फंक्शन लगाया। डायरेक्शन ऑप्शनल है भी, डायरेक्शन को इग्नोर करते हुए मैं कलर लिखता हूँ। मैंने कहा रेड कॉमा येलो। क्या लिख दिया मैंने? रेड कॉमा येलो। मैंने कहा एक लीनियर ग्रेडियंट बना दो बैकग्राउंड का। किसके ऊपर? बॉक्स के बैकग्राउंड के ऊपर। किसके ऊपर? बॉक्स के बैकग्राउंड के ऊपर रेड और येलो का। यहाँ रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हो आ रहा है। ठीक है। अगर किसी को ना आए तो यहाँ देख ले। ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन भी, अब डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे? डायरेक्शन आप लिखोगे टू की कीवर्ड की मदद से। आप लिखोगे यहाँ पर टू, राइट कर दिया मैंने। क्या कर दिया? टू
क्या लिखोगे, टू, और वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप इसको मूव करना चाहते हो। यहाँ रिफ्रेश किया, अब देखो आपके पास ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है। पहले येलो नीचे आ रहा था, अब राइट पे आ गया, यानी लास्ट कलर लेफ्ट टू राइट हो गया। इसी तरह अगर आपको टू टॉप करना है तो टू टॉप कर दोगे तो टू टॉप पे आ जाएगा, बॉटम टू टॉप। ठीक है। अगर आपको राइट करना है तो आप राइट कर दो, राइट तो हमने कर दिया था ना, लेफ्ट करना है तो आप लेफ्ट कर दो। सही है। तो इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हो। ठीक है। इस तरह से आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अच्छा, अगर मैं तीसरा कलर भी दूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, कॉमा देने के बाद मैंने ग्रीन कलर भी दे दिया। क्या दे दिया, रेड येलो ग्रीन, जितने कलर चाहो उतने कलर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ रिफ्रेश किया, अब आपके पास तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है। डन है। ये बात समझ आ गई। अब रेडियल ग्रेडियंट देखो, ये लीनियर ग्रेडियंट कैसे, देखो लाइन बाय लाइन एक पाथ के अंदर कलर है, एक कलर आ रहा है, उसके अंदर दूसरा डिसॉल्व हो रहा है, उसके अंदर तीसरा डिसॉल्व हो रहा है, एक लीनियर पाथ के अंदर। रेडियल में सर्कुलर फॉर्म के अंदर आएंगे, देखो कैसे। अब रेडियल का सिंटेक्स देख लो, यहाँ पर आए सेम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लगेगी, और इस दफा लीनियर की जगह आप क्या लिखोगे, रेडियल ग्रेडियंट लिखोगे। क्या लिखोगे, रेडियल ग्रेडियंट। अच्छा भाई, यहाँ पर भी आपके पास कलर होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ भी अगर मैं लिख दूँ रेड कॉमा येलो, ठीक है, कोई भी कलर दे दो, रेड कॉमा येलो, क्या रिफ्रेश किया, अब आप यहाँ देख सकते हो कि एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर आ रहा है। देख रहे हो, तो ये रेडियल ग्रेडियंट कहलाता है। है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये एक एलिप्स है। इस ओवल शेप को हम कहते हैं एलिप्स। क्या कहते हैं, एलिप्स। अब यहाँ पर अगर आपको इसको परफेक्ट सर्कल करना है, अब आपके पास रेडियल ग्रेडियंट में डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, पाथ की डायरेक्शन होती है। तो लीनियर के अंदर डायरेक्शन होती है, सर्कल में। अब इसके अंदर शेप होता है, इसके अंदर आप कलर से पहले क्या लिखते हो, शेप लिखते हो। और शेप दो ही होते हैं इसमें, एलिप्स और सर्कल। कौन से होते हैं, एलिप्स और सर्कल। एलिप्स बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो है वो सर्कल लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या सर्कल लगा दिया, ठीक है, सर्कल कॉमा रेड कॉमा येलो। ठीक है, पहले आपके पास डायरेक्शन या फिर शेप आएगी, फिर आपके पास कलर्स आएंगे बाकी। यहाँ रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हो कि आपके पास ये परफेक्ट सर्कल बन चुका है। यहाँ पर तो इतना घर नहीं आ रहा, लेकिन आपके उस पर डिफ्यूजन हो रही है, तो इससे और आपको अच्छा पता चल रहा है। देख रहे हो परफेक्ट सर्कल बना नहीं बना, पहले एलिप्स बन रहा था, ओवल बन रहा था, अब परफेक्ट सर्कल बन रहा है। बात समझ आई है। ये आपके पास क्या कहलाता है, रेडियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब यहाँ पर आए, तीसरा कलर भी दे दो, यहाँ मैंने ब्लू भी दे दिया। ब्लू दिया जैसे ही, तो आपके पास ब्लू भी शामिल हो गया। डन है। ठीक है। अच्छा, आप अमाउंट ऑफ इसकी जो स्प्रेड है, यानी कि जो एक कलर स्प्रेड हो रहा है जितने एरिया पे, उसकी अमाउंट भी कंट्रोल कर सकते हो। अब वो अमाउंट कैसे कंट्रोल करोगे, फॉर एग्जांपल आप ब्लू कलर की अमाउंट जो है वो कंट्रोल करना चाहते हो। आपने कहा अब 100% के हिसाब से आपने लगाना है। कितने हिसाब से, 100% के हिसाब से। आपने कहा रेड जो है वो 10% लेगा, कितना लेगा, 10% लेगा। स्पेस देके, कलर क्या आएगी, स्पेस देके आपने उसकी स्प्रेड अमाउंट दे दी। येलो आपने कहा 20% लेगा, कितने लेगा, 20%। बाकी कितना बचा, 70। मैंने ब्लू को कितना दे दिया, 70%। यहाँ रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हो किसका एरिया ज्यादा है। बात समझ आई है। ठीक है। तो ये अब आपके पास यहाँ देखोगे तो थोड़ा सूरज टाइप का लग रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। अगर मैं इसको वाइट कर दूं तो आपके पास और अच्छा लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप रेडियल ग्रेडियंट बना सकते हो। ये बात सबको समझ आ गई है किस तरह से होगा ये, है ना। ठीक है। अच्छा, और क्या मैंने बताना था, आपके पास बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब इस डिव को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं एक बैनर नाम का डिव बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, एक बैनर नाम का डिव। ठीक है, और ये सारी सीएसएस जो है वो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। अब ये मुझे करना पड़ेगा, इसको पहले अनकमेंट करना पड़ेगा सबको। ये सब कमेंट कर दिया, ठीक है, ताकि आपके पास ये शो ना हो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि अभी हम बैनर को भी हटा देते हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ,
एक इमेज लगाता हूँ सर, ठीक है। इमेज हम लोग उठा लेते हैं कहीं से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक इमेज ले आते हैं, एग्जाम्पल देखना है क्या बनाना चाह रहा हूँ। अनस्प्लैश पे चले आते हैं। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जहाँ से आपको प्रीमियम गुड क्वालिटी इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज थी, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड किया और अपने पास ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया अपने एक्सप्लोरर के अंदर। इसको मैंने जो है वो बीजी नाम दे दिया, बीजी डॉट जेपीजी, ठीक है। इस इमेज को अब यहाँ पर मैंने इमेज के टैग में इस इमेज को इंसर्ट कर दिया भाई, ठीक है। अब आप अगर अपने आउटपुट पे आकर देखोगे तो आपको ये इमेज यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसकी विड्थ आप सेट करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको टारगेट कर लोगे, ठीक है। आपने इसको एक क्लास दे दी, आपने कहा बीजी। क्या क्लास दे दी आपने? बीजी नाम की क्लास दे दी। आप सीएसएस के अंदर गए और आपने डॉट बीजी को यहाँ टारगेट किया। विद आपने अगर 100% कर दें, विद कितनी कर दें? 100%। तो विद 100% करने पे ये फिट तो हो गई आपकी, नीचे से स्क्रॉल बार चला गया, ठीक है। अब ये फिट तो हो गई आपके उस पे। अब अगर आप इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, आपने ऐसे वेबसाइट्स पे बहुत देखा होगा कि पीछे इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, आप इमेज के अंदर आए और इमेज के नीचे आने के बाद आपने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट ही लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? टेक्स्ट। यहाँ रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो आपकी इमेज के नीचे आ रहा है। अब सर ऐसा क्यों? अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ, मैं इसको कैसे ऊपर लाऊंगा? पॉइंट आ गया ना। अब यहाँ पर इसका जो हल है कि ये टेक्स्ट इस इमेज के ऊपर उसी सूरत आएगा कि इमेज एचटीएमएल में एग्जिस्ट ना करती हो। ये टेक्स्ट उस इमेज के ऊपर जब ही आएगा जब ये इमेज एचटीएमएल में एग्जिस्ट नहीं करती हो, यानी कि अब इस इमेज को हम एचटीएमएल से लगाने के बजाय सीएसएस से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? सीएसएस है। अब देखो कैसे। यहाँ पर अब आप ये काम करने के बजाय देखो, अगर आपको स्टैटिक काम करना है कि इमेज के ऊपर कुछ नहीं लिखना, तो आप इमेज का टैग लगा दो सीधा सीधा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बॉक्स बनाना है, कोई बैनर टाइप जिसके ऊपर इमेज भी लगानी है पीछे और ऊपर टेक्स्ट भी लिखना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक डिव बना लोगे। डिव, नैव, सेक्शन, मेन, कुछ भी बना लो, ठीक है। जो भी आप बनाना चाहो। यहाँ आपने एक डिव बना लिया जिसको मैंने क्लास दे दी बैनर। इस बैनर क्लास को आप करोगे कॉपी, और यहाँ पर आके आप इसको टारगेट कर लोगे। कर लिया भाई टारगेट, ठीक है। हमने कौन सा सिलेक्टर यूज किया है? क्लास सेलेक्टर। कौन सा? क्लास सेलेक्टर। अब यहाँ पर ये जो डिव है, अब यहाँ पर मैंने इसको एक हाइट दे दी। हाइट दे दी मैंने इसको 800 पिक्सल की, और विद मैंने इसको दे दी 100%। कितनी विद दे दी? 100%। और इसको अभी फिलहाल के लिए ना एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्लैक, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डिव नजर आ रहा है। अब आप चाहते हो इस div के पीछे बैकग्राउंड पर इमेज लगता है, हमने बैकग्राउंड कलर लगाना सीखा, हमने बैकग्राउंड पे लीनियर ग्रेडियंट। अब आप सीएसएस से बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। अब बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपके पास बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी आती है। किसकी प्रॉपर्टी आती है? बैकग्राउंड इमेज की। इसके अंदर एक फंक्शन आता है यूआरएल नाम का। किस नाम का? यूआरएल। अब इस यूआरएल फंक्शन के अंदर आपने इमेज का पाथ देना है, इमेज की सोर्स देनी है। तो यहाँ कंट्रोल स्पेस दबाओगे ना तो आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ सजेशन में आपने यहाँ पर दे दी कि भाई मुझे कौन सी इमेज लगानी है, बीजी डॉट जेपीजी लगानी है। डन है। इतना करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपकी इमेज आ चुकी है। अब ये इमेज तो इतनी बड़ी थी रेजोल्यूशन में कि फिट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखता हूँ, अगर मुझे कोई ऐसी इमेज मिलती है मुझे उठानी पड़ेगी ताकि मैं आपको प्रॉब्लम दिखा सकूँ उस प्रॉपर्टी को क्यों लगाते हैं। ये भी बड़ी इमेज है, ये इमेज चेक करते हैं। ये आ गए, इसको मैं नाम दे देता हूँ लैम्बो, ठीक है। और लैम्बो नाम देने के बाद अगर मैं यहाँ पर बीजी डॉट जेपीजी की जगह लैम्बो डॉट जेपीजी पास करूँ, ठीक है। लेट्स सी आपके पास अब प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ देखो, अब वो, हाँ वो आपके पास जो इमेज थी वो रेजोल्यूशन में इतनी बड़ी थी कि वो फिट हो गई आसानी से। लेकिन ये रेजोल्यूशन में बहुत छोटी थी, इसका एरिया इतना ही होना था। पूरे एचटीएमएल पेज पे इसका एरिया पिक्सल्स में इतना ही आना था। अब अगर पहली इमेज का एरिया इतना आ रहा है तो बाकी का जो एरिया है वो खाली नहीं रहता।
बाय डिफॉल्ट आपके पास जो बैकग्राउंड, जो डिव्स होते हैं या जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जितने भी, उनका जो बैकग्राउंड रिपीट होता है वो अनसेट होता है। क्या होता है? अनसेट। अनसेट यानी कि आपके पास जो इमेज है अगर वो अपने डिव में कवर होने से पहले खत्म हो गई तो वो इमेज रिपीट होगी। क्या होगी? रिपीट। जैसे वो अपने एरिया पे पूरी फैलने से पहले ही खत्म हो गई इमेज तो वो रिपीट होती रहेगी। अब इसका क्या हाल है सर? इसका हाल ये है, अब यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आने के बाद अब आपके पास कुछ बैकग्राउंड इमेज के साथ कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने लाजमी यूज करनी है जब भी आप बैकग्राउंड इमेज लगाओगे। ठीक है। अब पहली बैकग्राउंड रिपीट है। कौन सी है प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड रिपीट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप बैकग्राउंड को रिपीट होने से बचा सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें यहाँ पर देख लो। सबसे पहले आपके पास रिपीट एक्स। रिपीट एक्स, अगर आप रिपीट करवाना चाहते हो एक्स एक्सेस पर इमेजेस को, तो यहाँ आप देखोगे कि वाई एक्सेस वाली इमेजेस गायब हो गई, सिर्फ एक्स एक्सेस पर जो इमेजेस हैं वो रिपीट हो रही हैं। बात समझ आई? रिपीट एक्स का मतलब। सिमिलरली रिपीट वाई पे क्या होगा? एक्स एक्सेस से गायब हो जाएंगी और वाई एक्सेस पे रिपीट होंगे। ठीक है। और रिपीट तो वैसे बाय डिफॉल्ट होती है। इसके अलावा आपके पास होती है नो रिपीट। नो रिपीट से क्या होगा? कहीं पर भी रिपीट नहीं होगी। अब सर नो रिपीट तो कर दिया लेकिन इमेज मुझे तो, मेरा जो जितना डिव है उतनी चाहिए ना, इतनी सी आ रही है। मैं तो डिव की हाइट में वो रखी हुई है ना। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर लगाऊं मैं, एक्वा, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो तुम्हारे डिव की हाइट विड्थ कितनी है जिस पे तुम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हो ये वाली। अब ये इमेज इतनी सी आ रही है। अब सर इसको हम कैसे पूरा बड़ा करेंगे? हाइट विड्थ दूंगा इस इमेज को? नहीं दे सकता। कैसे दूंगा? हाइट विड्थ तो मैं एचटीएमएल एलिमेंट्स को दे सकता हूँ, ये एचटीएमएल एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी आती है, बैकग्राउंड साइज। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? बैकग्राउंड साइज, जिसके अंदर आपके पास दो ही वैल्यू होती है, कंटेन ऑन कवर। कौन सी वैल्यू होती है? जिनमें सबसे ज्यादा कवर यूज होती है। कौन सी यूज होती है? कवर। स्केल द इमेज while preserving its intrinsic aspect ratio if any to the smallest size such that both its width and its height can completely cover the background positioning area। ये क्या करता है कि ये आपके जो बैकग्राउंड पोजीशनिंग यानी डिफ का जो एरिया उसके हिसाब से इसकी हाइट विड्थ को बराबर कर देता है उसके। यहाँ पर अगर मैं करूँ बैकग्राउंड साइज कवर तो आप यहाँ देख पाओगे कि अब आपके पास इमेज जो है वो प्रॉपरली कवर हो चुकी है। ठीक है। अब हो सकता है कि कोई इमेज कवर होने के बाद कट जाए, जैसे इमेज कट रही है साइड से। अब आपको इमेज का सेंटर पार्ट दिखाना है सिर्फ, तो यहाँ पर अब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे बैकग्राउंड पोजीशन की। किसकी? बैकग्राउंड पोजीशन, जिसको हम ज्यादातर सेंटर रखते हैं। मोस्ट केसेस में क्या रखते हैं? सेंटर। अब यहाँ आगे देखोगे तो अब देख रहे हो आपके पास ये मूव होके सेंटर हुई। देख रहे हो कट रही थी ना, अब सेंटर, अब देखो बराबर आ रही है। लेम्बोर्गिनी बराबर, पहले लेम्बोर्गिनी उस तरफ ज्यादा जा रही थी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना? ठीक है। तो ये याद कर लो, जब भी बैकग्राउंड इमेज लगाओगे तो ये चार प्रॉपर्टीज याद कर लो। ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ये लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो इस लैम्बो को हटा देते हैं क्योंकि अच्छी नहीं लग रही। हम यहाँ पर अपनी bg.jpg ही फिट कर देते हैं। अब आपके पास ये आ गई। आ गई। ठीक है। अब ये HTML में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखोगे तो आप अब यहाँ पर डिफ के अंदर आओगे, जिस डिफ के ऊपर आपने बैकग्राउंड इमेज लगाई, और यहाँ पर आप H1 लगाओ और यहाँ आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया भाई? हेलो वर्ल्ड लिख दिया। यहाँ आके देखोगे तो अब आपके पास टेक्स्ट कहाँ शो हो रहा है? इमेज के ऊपर शो हो रहा है, क्योंकि वो इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती नहीं है। वो ये एग्जिस्टेंस और अपीयरेंस जब पोजीशन में पढ़ाऊंगा तो ये और अच्छा समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं HTML में, कब करती हैं, किस सिचुएशन पे एग्जिस्ट नहीं करती। जो आतिफ असलम वाली मिसाल दी थी ना, ये वही है कि इसकी अपीयरेंस तो यहाँ ही है लेकिन ये इमेज खुद यहाँ नहीं है, ये सिर्फ दिख रही है, इसका डिस्प्ले यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर आप जो है वो इस टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा बहुत सही भी कर सकते हो। यहाँ डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर का यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा डॉट बैनर और H1 को टारगेट कर लो। H1 को टारगेट करने के बाद H1 का जो फॉन्ट साइज है वो आप अप टू 30 पिक्सल तक बढ़ा दो। 30 पिक्सल तो कम है, 90 पिक्सल कर देते हैं। आपके पास हेलो वर्ल्ड बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब आपने कहा कि जो आपके पास हेलो वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो आपने कहा बैनर को जो है ना पैडिंग दे दो। क्या दे दो? पैडिंग दे दो 30 पिक्सल की। कितनी पैडिंग दे दो? बैनर को पैडिंग दे रहा हूं यानी कि इस इमेज के अंदर से, बॉर्डर के अंदर से। बॉक्स मॉडल याद है ना? तो आप देखोगे आपके पास स्पेस आ जाएगा। हाँ समझ आई? अच्छा अब यहाँ एक मसला आया, ये मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वैसे।
ठीक है, बताता हूँ क्या मसला है। ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा कैसे टेक्स्ट लिखोगे। अब आपको इसमें पैराग्राफ लिखना है, बटन बनाने, जो भी बनाना है आप इसके नीचे डिफ के अंदर बना सकते हो, है, और उसको अपनी मर्जी से मूव वगैरह भी कर सकते हो जाएगी। नहीं, अभी पोजीशन नहीं पड़ी ना, पोजीशन पढ़ेंगे फिर बताऊंगा कैसे फिक्स होगी। तुमने वो पैरालेक्स इफेक्ट देखी, ओपेसिटी की प्रॉपर्टी से। अगर तुम्हें वैसे ये डायरेक्टली बैकग्राउंड वाली में नहीं होगी, अगर वो इमेज HTML में एग्जिस्ट करेगी तो ओपेसिटी 0 से 1 के बीच देनी होती है। अगर मैं 0.5 दे दूं, हो गई कम। लेकिन इसके साथ फिर हेलो वर्ल्ड भी छुपेगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली उस div में रखा हुआ है। ठीक है। हाँ, ओपेसिटी जो है ना, कभी भी आपके पास 1 से 100 नहीं है, ओपेसिटी होती है 0 और 1 के बीच। 1 यानी 100%, 0 यानी 0। अब इसके बीच डेसिमल से खेलना है आपने। 0.1 का मतलब है 10%, 0.2 का मतलब है 20%। ठीक है, तो ओपेसिटी की प्रॉपर्टी इस तरह से चलती है। ठीक है, और अगर वो तुम ब्लैकआउट की बात कर रहे हो तो वो लीनियर ग्रेडियंट से तुम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी करने के बाद मैं एक HTML की फाइल और बना रहा हूँ यहाँ पर, padding.html नाम से, जिसके अंदर मैं तुम्हें पैडिंग का थोड़ा सा फंडामेंटल यहाँ पर मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था। ठीक है, बताना नहीं, वो टाइम ओवर हो गया था, खैर ठीक है, और ज़्यादा भी हो गया था। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं, अलग फाइल है। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ, इंटरनल CSS कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से कर सकूँ। ठीक है, डॉट बॉक्स को मैंने यहाँ टारगेट किया, और डॉट बॉक्स को टारगेट करने के बाद मैंने इसको एक हाइट दी। हाइट दे दी मैंने इसको 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल की, कितनी दे दी? विथ भी मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल। ठीक है, और इसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, रेड दे दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक H1 लगाता हूँ, और उस H1 में मैं लिख देता हूँ बॉक्स। क्या लिख दिया मैंने? बॉक्स। तो आपको एक बॉक्स नजर आएगा रेड कलर का, जिसमें क्या लिखा होगा? बॉक्स। क्या नजर आ रहा है आपको? एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें बॉक्स लिखा हुआ है, जूम करा है मैंने अभी। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे ही इसके ऊपर पैडिंग लगाओगे, क्या लगाओगे? पैडिंग। आपने लगा दी पैडिंग फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल की। कितनी पैडिंग लगा दी? 30 पिक्सल की। अब आप यहाँ गौर से देखना, अब आपको पता है कि बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है, या जो भी डिव्स या जो भी चीज़ें रखी होंगी, वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगी, क्योंकि इनर स्पेसिंग है। जैसे रिफ्रेश करोगे, अब यहाँ पर आपके पास ये मसला आता है पैडिंग के अंदर, कि आप जैसे ही पैडिंग देते हो तो बॉक्स अंदर से अपना एरिया बढ़ाता है, जिससे हाइट विड्थ बढ़ जाती है। हमने हाइट विड्थ कितनी दी थी? 200 बाय 200। अभी इंस्पेक्ट करके देखोगे तो कितनी आ रही है, देख करते हैं। 260 बाय 260। अब 260 बाय 260 कैसे आई? हमने पैडिंग कितनी दी? 30 पिक्सल। टॉप बॉटम का 30 30 60 वो आपके पास हाइट में चला गया, और विथ का लेफ्ट राइट का 30 30 विथ में चला गया। अब सर, ये कैसे हम लोग रिजॉल्व करें? हम थोड़ी चाहेंगे कि मैं जितना, अब मुझे 200 बाय 200 का ही चाहिए ना, मुझे इतना ही एरिया रखना है बॉक्स का। अब मैं पैडिंग भी देना चाहता हूँ कि इनर स्पेस भी आए। अब इसका क्या हल है? अब इसका हल सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग। क्या है? बॉक्स साइजिंग। और इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर बॉक्स। कौन सी? बॉर्डर बॉक्स। अब ये आपके पास क्या करती है? ये रिस्ट्रिक्ट करती है आपके बॉक्स को एरिया बड़ा करने से। अब आप पैडिंग दे दो, इसके अंदर कितने कंटेंट भर दो, इसका एरिया कभी भी बड़ा नहीं होगा। जितना आपने फिक्स कर रखा है उतना नहीं रहेगा। अब यहाँ हो गया ना आप वापस, तो आप देख पाओगे कि अब आपके पास इनर स्पेसिंग भी आ रही है, वापस बॉक्स छोटा भी हो गया। अब यहाँ पर जैसे ओवर करूंगा तो बॉक्स कितना आ रहा है? 200 बाय 200 पिक्सल, और आपके पास इनर स्पेसिंग भी आ रही है। बात समझ आ रही है? तो ये भी मार्जिन पैडिंग की तरह उन बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में आती है, जो कि हम यूनिवर्सल के अंदर देते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब हर इतने बॉक्सेस बनाओगे, हर बॉक्स पे क्या बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाते फिरोगे? इसको बाय डिफॉल्ट कर दो, जिससे हटानी हो उससे बॉक्स साइजिंग। हाँ, उसके ओरिजिनल साइज में से माइनस होगी, बिल्कुल आपने सही समझा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो तुम्हारे पास पैडिंग भी आ रही है, कंटेंट भी आ रहा है। अब यहाँ देख रहे हो कंटेंट का एरिया जो है 140 बाय 140 का हो गया, क्योंकि वो 60 60 इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, तो ये सीन है सारा। बात समझ आइए? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग किस में रखेंगे जब भी हम काम कर रहे होंगे? ये यूनिवर्सल सिलेक्टर अपने ऊपर फर्ज बना लो, मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये तो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई छोटा सा भी काम कर रहे हो, तो ये आपने लाजमी लगाना है यूनिवर्सल के अंदर, ये तीनों प्रॉपर्टीज। ध्यान है? ठीक है, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमने जो है वो डेफ के ऊपर लीनियर ग्रेडियंट और बैकग्राउंड इमेज लगाना।
सीख ले। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक H1 है, ठीक है, और उसमें आपने लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू एपटेक। क्या लिख दिया भाई आपने? वेलकम टू एपटेक। आपके पास वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जाहिर सी बात होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको टारगेट करूं, मैंने यहाँ पर कह दिया डेटा। इसको क्या क्लास दी थी मैंने? डेटा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैंने इसको टारगेट किया। इसको अगर मुझे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट देना है तो क्या दूंगा? बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, अपनी मर्जी के कलर, फॉर एग्जांपल रेड कॉमा ब्लू, ठीक है। और डायरेक्शन आपकी मर्जी, आप दो ना दो। तो आपके पास ये बैकग्राउंड पे लग चुका है। लग गया। अब सर, आपका जो है रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बैकग्राउंड पे नहीं, इस टेक्स्ट के अंदर ये लीनियर ग्रेडियंट चाहिए। किसमें चाहिए? इस टेक्स्ट के अंदर जो ये एल लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका जो ये ब्लैक कलर आ रहा है, इसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट शो, ना कि बैकग्राउंड पे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? एक तो आपने बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट लगाना है यहाँ पर, इसके बाद आपने दो प्रॉपर्टीज लगानी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी आपके पास, क्या था, हाँ, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, और यहाँ आपने वैल्यू लिखनी है टेक्स्ट। यानी कि आपके पास जो वेबकिट का जो बैकग्राउंड क्लिप होगा वो अब बैकग्राउंड, यानी कि जो उसके पीछे वाला हिस्सा है वो नहीं होगा, अब टेक्स्ट होगा। बैकग्राउंड कौन होगा? अब टेक्स्ट। ये करने से आपके पास आपका ग्रेडियंट जो है वो गायब हो चुका है। अब वो ग्रेडियंट लग तो चुका है इसके ऊपर, इस टेक्स्ट के अंदर लग तो चुका है, लेकिन इसका जो ये बाय डिफॉल्ट फिल कलर आ रहा है ना टेक्स्ट का, ब्लैक, इसकी वजह से वो आपको कलर नजर नहीं आ रहा, लीनियर ग्रेडियंट। तो अब आपको किसी तरह ये जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट है, इसको आपने ट्रांसपेरेंट बनाना है। इसको क्या बनाना है? ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर उसके लिए आपके पास वेबकिट की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर। क्या होती है? टेक्स्ट का फिल कलर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आपने वैल्यू दे देनी ट्रांसपेरेंट। क्या दे दोगे? ट्रांसपेरेंट। ये जैसे ही आप करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके पास लीनियर ग्रेडियंट आपका टेक्स्ट के अंदर आ चुका है। डन है। अच्छा, दूसरा, अगर आप इसके अंदर इमेज लगाना चाहते हो, कोई ऐसा पैटर्न, लीनियर ग्रेडियंट लग रहा है इमेज, तो यहाँ पर आपने बस ये करना है कि आपने जो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दिया, यहाँ आप बैकग्राउंड इमेज दे दो। क्या दे दोगे? बैकग्राउंड इमेज। आपने यूआरएल रखा, यूआरएल के बाद आपने bg.jpg जो भी इमेज लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास उसके अंदर वो इमेज शो हो जाएगी। डन है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर भी ये काम कर सकते हो। समझ आ गई है? ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज आप याद कर लो, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट और वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर ट्रांसपेरेंट। है